वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। और आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज में फोर्थ पेपर हम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का हो चुका है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, होप कि एग्जाम से पहले सारे पेपर का रिवीजन हो जाए। ठीक है, ओके। लॉ ऑफ टॉर्ट का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर सीरीज में है, जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, पता है कौन सी सीरीज से आपको, है ना। उत्ताप को परिभाषित कीजिए, न्यूसेंस को परिभाषित कीजिए, उसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। देखो, इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ उत्ताप पूछे तो प्रकार बताना ही पड़ेगा साथ में। हो सकता है सिर्फ प्रकार को ही पूछ ले कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट उत्ताप क्या है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, या उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों पूछ ले अलग अलग। तो दोनों अलग अलग पूछ ले तो इसको बताना है या फिर उसको भी बताना है। इसलिए लॉन्ग आंसर है, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ईजी है टॉर्ट। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट कहीं लिखित नहीं है। ठीक है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। ये क्या है? समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ विकसित हुआ है, इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है डेमन इंजुरिया एंड इंजुरिया साइन डेमनम, जिसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके विधिक अधिकार का, ऐसे अधिकार का, इस कैसे अधिकार का? विधिक अधिकार, लीगल राइट का उल्लंघन डायरेक्टली हुआ है, भले ही आपको कोई फिजिकल चोट, पैसे से, शारीरिक रूप से कोई नुकसान ना हुआ हो, आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक, बट अगर आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, और फिर चाहे आपको करोड़ों का नुकसान हो जाए, चाहे आपको पूरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम हो जाए, है ना, बहुत समस्या हो जाए, आपको कोई भी क्षतिपूर्ति, हर्जाना नहीं मिलेगा। ठीक है, हर्जाना तो हम लोग आईपीसी में लेते हैं, बट आप आपको ऐसे समझो कि क्षतिपूर्ति का एक अर्थ होता है कि आपको जो नुकसान हुआ उसके बदले में आपको क्या मिले, पैसे से आपको क्षतिपूर्ति हो। ठीक है, धन के रूप में। चलो, कभी कब होता है टॉर्ट में? जब आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। वो यहाँ हमको नहीं देखना, हमको देखना उपताप क्या है, क्योंकि उपताप भी टॉर्ट का एक प्रकार है ना। चलो, ये सेकंड सेमेस्टर का है। अर्थ और परिभाषा क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूसेंस। देखो, उपताप का सीधा सा मतलब होता है, कभी बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, इधर उधर किसी की खिड़की में जाके बॉल लग गया। ठीक है, अंकल बाहर निकले घर से, क्या न्यूसेंस मचा रखा है, क्या ताप मचा रखा है, मतलब किसी के काम से किसी को क्या हो, किसी दूसरे पर्सन को क्या हो, परेशानी हो। ये मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। ठीक है, चलो, मैंने कभी नहीं लिखा है, देखते हैं। ऐसा कार्य या लापरवाही जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उसकी संपत्ति के उपयोग और शांति में विघ्न उत्पन्न होता है, यह एक असामाजिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति के अधिकार, विशेषता, संपत्ति या शारीरिक आराम में हस्तक्षेप करता है। एक्स के कार्य से, मतलब किसी एक व्यक्ति के कार्य से, मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, वाई के, या तो शरीर को या तो संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। और कैसा नुकसान पहुंच रहा है? पीसफुल यूज न करने का, कर पाने का। ठीक है, शांति से अपना सामान यूज नहीं कर पा रहा, उसमें अड़चन आ रही है। चलो, सामान्य के अनुसार न्यूसेंस इज अ सिविल रॉन्ग consisting in interference with the use or enjoyment of land or some right over or in connection with it। सामान्य के अनुसार जो न्यूसेंस होता है, जो ताप होता है, वो किसी व्यक्ति के किसी राइट का, ठीक है, किसी अधिकार का, मान लो फॉर एग्जाम्पल सोने का अधिकार, शांति से सोने का अधिकार, ठीक है, या उसकी संपत्ति, किसी प्रॉपर्टी का यूज करने का, फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई बाइक है, उसको चलाने का अधिकार, और उसको कोई तोड़ दे बार बार तो उसे उसको चला नहीं सकता। ठीक है, या इससे संबंधित कोई और अधिकार है कि शांतिपूर्ण यूज में, प्रयोग में क्या होना, विघ्न डालना ही क्या है, उत्ताप है, न्यूसेंस है। ठीक है, एक परिभाषा बहुत है, एक्स्ट्रा लिखनी हो तो ये वाले भी याद कर सकते हो। कानूनी परिप्रेक्ष्य में उत्ताप एक दीवानी अपराध है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत आता है, या किसी स्थिति या उस स्थिति को दर्शाता, उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति की गतिविधियां दूसरे व्यक्ति के वैध उपयोग या आनंद में बाधा डालती हैं। आवश्यक एलिमेंट क्या है? तो जो परिभाषा हम पढ़ते हैं उसी से टूटकर एलिमेंट निकलता है। तो क्या था? किसी वैध अधिकार, लीगल राइट का उल्लंघन, जैसे संपत्ति के शांतिपूर्ण यूज का। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर है तो तुम उसे शांति से रहोगे, तुम्हारा क्या है, शांतिपूर्ण
यूज का अधिकार, कोई बाहर से आकर तुम्हारे घर में पत्थर फेंक दे रहा है तो तुम्हारे अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वो उपताप कर रहा है। ठीक। अवांछनीय हस्तक्षेप, आपका शांति से अपना सामान यूज करने का, प्रॉपर्टी यूज करने का, या अपना फिजिकली ये कोई भी राइट है, ठीक है, लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, ठीक है, उस पर कोई व्यक्ति आपके ना चाहते हुए भी क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बगल शोर मचा रहा है, गंदगी फैला रहा है, कचरा डाल रहा है जिससे खूब बदबू आ रही है, धुआं कर रहा है इत्यादि, इससे क्या हो रहा है, आप पीसफुली शांतिपूर्ण उस सामान का यूज नहीं कर सकते। ठीक। नुकसान या हानि, देखो पहले क्या था, विधिक अधिकार जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, विधिक अधिकार है आपका यूज करने का शांतिपूर्ण, उस पर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, कैसे, शोर, गंदगी और धुआं, और इससे क्या हो रहा है, आपको नुकसान या हानि हो रही है। कैसे नुकसान या हानि हो रही है, शारीरिक, मानसिक या संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई उसके बगल कुछ बहुत अच्छे अपने उस पे घर मंदिर कुछ बना रखे, उसके बगल कोई ऐसी चीज कोई जलाता है जानबूझकर, जो इतना गंदा धुआं निकलता है कि आपकी दीवार गंदी हो जाती है, काली पड़ जाती है, अगल बगल के लोगों को सबको उससे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो रही है। या रात में जब आप सोने चलते हैं तो कोई डीजे बजाने लगता है, तो क्या आप करते हैं, आप सो नहीं पाते, आपके मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ओके। या कोई आपके बगल कोई ऐसी गंदगी फेंक रहा है जिससे कोई ऐसा कीटाणु निकल रहा है, आप बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो शारीरिक नुकसान हो गया। हस्तक्षेप अनुचित होना चाहिए, अर्थात वह सामान्य सहनशीलता की सीमा से बाहर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ऊपर हमने देख लिया उत्ताप के तत्व क्या थे, कि लीगल राइट है, मान लो वाई का लीगल राइट है, ठीक है, विधिक अधिकार है, उस पर कोई अन्य व्यक्ति एक्स है, वाई जो भी है, कोई अन्य व्यक्ति, कोई सेकंड व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हैं, अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ऐसा हस्तक्षेप क्या है, एक जो सहन शक्ति की सीमा होती है उससे बाहर है, ठीक है, सीमा से बाहर है। ठीक। नाउ उससे क्या हो रहा है, इसको जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मानसिक, शारीरिक या दोनों में से कोई, या दोनों, क्या हो रहा है, क्षति पहुंच रही है। ठीक है, कैसी क्षति, विधिक अधिकार की क्षति, शांतिपूर्ण यूज ना करने की। 3 बार रिवीजन हो गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्ताप न्यूसेंस के प्रकार। मैंने पहले बोला ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे अगर लिखना ही पड़ेगा। 2 प्रकार का न्यूसेंस होता है, एक पब्लिक, एक प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहे, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, जो पूरे पब्लिक, पूरे कई लोगों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस क्या है। सार्वजनिक उत्ताप वह है जो समाज के बड़े हिस्से जैसे सड़क पर चलने वाले लोग, किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थित जन समूह आदि को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल हाईवे है, लोग आते जाते हैं, आप क्या करो, बीचों बीच इसके ठेला लगा दो सड़क के लाइन से यहाँ तक, ऐसे इतना लोग डिस्टर्ब हो कि लोग, मतलब जो पब्लिक आ जा रही है, इन पब्लिक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। मान लो एक ट्रक वाला जा रहा है, 2 ट्रक वाला, ये दोनों एक दूसरे को जानते थोड़ी ना है, लेकिन ये दोनों बराबर प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पब्लिक यूज के लिए है ना। ठीक है, अब पब्लिक यूज का मतलब ये नहीं कि 200-300 लोग प्रभावित हो जाएंगे तब पब्लिक यूज होगा। अगर सार्वजनिक यूज के लिए वो जगह है और आपने आप की गाड़ी लगाने से सिर्फ एक व्यक्ति को भी प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जाम्पल एक ही व्यक्ति जाना चाहता है, उसको हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, बट आपकी जो ठेला आपने लगा रखा है या आपने बंद कर रखा है, उसकी वजह से वो पार नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सड़क को सड़क को पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, पब्लिक न्यूसेंस कर दिया उस व्यक्ति के विरुद्ध, भले वो एक व्यक्ति के विरुद्ध है। ठीक है, देखो आईपीसी, देखो मैंने पहले बोला टॉल्ट क्या है, समय के साथ विकसित हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक उपताप को हमारे आईपीसी में भी आर्टिकल 268 में जगह दिया गया है। ठीक है, मतलब इसको सिविल के साथ साथ क्रिमिनल भी बनाया गया है। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट आर इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन व्हिच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर आर annoyance to the public or the people in general who dwell or occupy property in the vicinity। ठीक है, याद रहेगा तो लिख देना, नहीं याद रहेगा तो ये वाला नहीं भी लिखोगे टॉट के एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईपीसी में आईपीसी का ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो पब्लिक न्यूसेंस का, पीएन का। ठीक है, सड़क पर गड्ढे से पैदल चलने में समस्या,
सड़क है उस पे गड्ढे खोद दो ढेर सारे। अब जो लोग आ जा रहे हैं, चाहे पैदल आ जा रहे हैं, लोगों को आने जाने में समस्या होगी ना। सार्वजनिक रास्ते पे जो कूड़ा फेंका जाता है अगल बगल, उससे बदबू फैल जाती है, ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। सार्वजनिक स्थल पर तेज आवाज में संगीत बजाना, देखो ऑटो जो आती जाती रहती है भयंकर, उसमें जो है तेज गाना बजता रहता है, या कभी कभी कोई प्रोग्राम चलता रहता है, फॉर एग्जाम्पल दशहरे पर ही, या अन्य धार्मिक प्रयोजनों पर भी रहता है। लेकिन दशहरे का क्या है ना, देखो ये पब्लिक न्यूसेंस में क्यों नहीं आता, क्योंकि आने जाने के लिए लोगों को रास्ता छोड़ा रहता है। दूसरा, सरकार से मतलब जो अथॉरिटी होती है, पहले उससे क्या लिया रहता है, परमिशन लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये दशहरा पब्लिक एंजॉय करने आती है, ठीक है। और तीसरा, इसका ये टैक्स भी देंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो ये क्या है, एक सार्वजनिक उत्सव है दशहरा, इसलिए ये सार्वजनिक उत्ताप नहीं हो सकता, ठीक है। जो चीज उत्सव है वो उत्ताप नहीं हो सकती, ठीक। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा, कानून के अंडर रहेगा। अगर कानून के खिलाफ जाके अगर कोई काम करेंगे, मान लो दशहरा में पूरी रोड ब्लॉक कर दिए 1 महीने के लिए, 9 दिन के लिए, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसकी भी एक सीमा होती है हर चीज की, ठीक है। महत्वपूर्ण बात, एजी वर्ष पीवाई क्वेरी एलटीडी 1957, प्रतिवादी एक खदान चला रहे थे जिससे धूल और शोर पूरे इलाके में फैल रहा था। यह एक सार्वजनिक उपताप है क्योंकि इससे समुदाय के अनेक सदस्य प्रभावित हुए। प्रतिवादी कौन होता है, देखो वादी को नुकसान होगा, उस तो वो केस करेगा, जिसके खिलाफ केस करेगा उसको प्रतिवादी कहेंगे। चलो, इस केस में क्या हुआ, इन्होंने कोई खदान लगाई, उस खदान से भाई, खदान में तो शोर वगैरह हो गई, धुआं भी हुआ, उससे अगल बगल के जो लोग रहते थे, पब्लिक रहते थे, उनको क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई भाई, धुआं फैलेगा सांस लेने में, शोर से इत्यादि से, सोने में इत्यादि से प्रॉब्लम हुई। कोर्ट ने क्या कहा, ये खदान जो आपने लगा रखी है, ये जो है पब्लिक न्यूसेंस है, इसको आप तुरंत बंद करो। चलो, सोलर वर्सेस डी हेल्ड 1851, धार्मिक प्रार्थना के समय घंटी अत्यधिक तेज बजाने से पूरे समुदाय को परेशानी हो रही थी, ठीक है। इसे सार्वजनिक उपताप माना गया। देखो तो क्या हुआ कि अगर ये चर्च का केस है, ठीक है, चर्च में क्या कर रहे थे, जो घंटी लगती, तो चर्च में भी घंटी लगती है, मस्जिद में माइक लगती है, मंदिर में भी घंटी माइक लगती है, और चर्च में भी माइक लगती है। और साउंड जब ये बजाने लगे कोई चीज, तो उसी समुदाय के लोग थे जो अगल बगल रहते थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी भाई, क्योंकि प्रेयर का भी एक समय होता है, ठीक है। आपके प्रेयर से किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। चलो, और दूसरा उपताप है प्राइवेट, ठीक है। निजी उत्पाद तब होता है जब किसी व्यक्ति की संपत्ति या निजी अधिकारों में अवांछनीय और अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है। यह हस्तक्षेप उससे शांतिपूर्ण उपयोग और आनंद को प्रभावित करता है। देखो, पब्लिक न्यूसेंस में क्या था, कई लोग प्रभावित हो रहे थे क्योंकि सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सबके लिए खुली होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, किसी विशेष व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, और मान लो एक्स का घर है, ठीक है, और वाई क्या करते हैं, उसके बगल आकर शोर मचा रहा है, उसके घर के एकदम बगल में, ठीक है, दीवार, जहां घर की दीवार खत्म होती है उसके बगल एक डीजे लगा दिया है, तो बाकी सबके घर दूर दूर है और बाकी सबको कोई प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन एक्स तो सो नहीं पा रहा है। अब क्या होगा, एक्स चूंकि व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो रहा है, प्राइवेट रूप से, इसलिए प्राइवेट न्यूसेंस है, ठीक है। कैसे है, देखो, एक्स का अधिकार है शांतिपूर्ण सोने का, तो विधिक अधिकार क्या है, शांतिपूर्ण सोने का, ठीक है। इस अधिकार में क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, किसके द्वारा, वाई के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया उत्ताप का पहला एलिमेंट। ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है, शक्ति, सहन शक्ति से बाहर होना चाहिए, सहन शक्ति की सीमा से बाहर होना चाहिए। अब भैया 24 घंटे किसी की डीजे बजाओगे सिर पे, तो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा, है ना, और इसको मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये चारों मिला के हो गया प्राइवेट टिप्स। चलो, उदाहरण देखो। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। एक थे एक्स, ठीक है, ये अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते थे। जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे तो वाई, इनका जो पड़ोसी था, इनके घर की दरवाजे पे आके थाली लेकर बजाने लगता था, ठम डम 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 डम। कोर्ट ने कहा भैया बंद करो थाली तुम्हारी, तुम प्राइवेट न्यूसेंस कर रहे हो, आज की बात किया ना तो तुमको भी डम 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 कर देंगे। ठीक है, पड़ोसी द्वारा बार बार शोर करना प्राइवेट न्यूसेंस है। किसी की संपत्ति से लगातार धुआं या गंध आना, ठीक है, एक्स है।
इसका इसका खुद का घर है, बगल में सड़क है, लोग आते जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा घर है। तो अगर जो ये लोग आ जा रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे, तो पब्लिक, सारी पब्लिक प्रभावित हो रही है, ठीक है। जब ये प्रभावित हो रहे हैं तो पब्लिक न्यूसेंस हो गया। अब मान लो कि इसने क्या किया, इधर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया, इधर डालने लगा। अब उस कचरे से उसके पड़ोसी को बदबू आने लगी, तो अकेले पड़ोसी प्रभावित हो रहा है व्यक्तिगत रूप से, है ना। तो अब ये प्राइवेट न्यूसेंस हो गया। पेड़ों की शाखाएं पड़ोसी की भूमि में चले जाना। देखो आजकल मतलब देखे हम लोग गाँव में कि ऐसे दीवार रहती है और बगल में किसी का पेड़ पड़ोसी का रहता है, उसका आधा आम का पेड़ हमारे घर में लटका रहता है। तो जब तक तो पड़ोसी हमको उसके पेड़ में से आम तोड़ने देगा तब तक कोई बात नहीं। जिस दिन पड़ोसी ने रोका उसी दिन हम क्या कहेंगे, अपना डाल पेड़ काट लो मेरे। हाँ, चार दीवारी के अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम प्राइवेट न्यूसेंस कर रहे हो। चलो, केस क्या है? हेलन स्मिटिंग स्मेल्टिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस टिपिंग 1865 का केस है। एक फैक्ट्री से निकला धुआं पड़ोसी की भूमि पर जाकर फसल और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था। चूंकि वास्तविक क्षति हुई थी, निजी उत्ताप माना गया। एक लोग की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री से धुआं निकलेगा ही। उससे क्या हो रहा था, एक लोग सिंगल व्यक्ति के खेत में जाकर, क्योंकि हो सकता हो जो सिंगल व्यक्ति था उसी के पूरा खेत रहा हो बगल में, फैक्ट्री के बगल में उसका पूरा खेत उससे प्रभावित हो रहा था, फसल खराब हो रही थी। कोर्ट ने क्या कहा, इसे प्राइवेट न्यूसेंस का, ठीक। राधे श्याम वर्सेस गुरु प्रसाद, AIR 1978। पड़ोसी द्वारा लाउड स्पीकर के प्रयोग से मानसिक कष्ट और नींद में बाधा हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि अपना स्पीकर बंद करो। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट न्यूसेंस कर रहे हो, किसी के सोने के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। सोने का अधिकार मतलब गोल्ड का अधिकार नहीं, लीगल राइट का, ठीक है। चलो, प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस में डिफरेंस देखते हैं। एलिमेंट देख लेते हैं, सार्वजनिक उपताप क्या है और निजी उपताप क्या है, पब्लिक न्यूसेंस क्या है और प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, ठीक है। तो कौन प्रभावित होता है पब्लिक न्यूसेंस में? समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। भाई अगर सड़क पे, सार्वजनिक सड़क है, नेशनल हाईवे, कोई इस पे डंडा ला के से बांध दे भैया, हम तो बांधेंगे। या सबसे अच्छा, सड़क है, एक व्यक्ति है और डंडा लेकर जा रहे हैं, उसके बाद डंडा इसे घुमाना शुरू कर दिए, तो अगल बगल आने वाले सभी लोग प्रभावित होंगे ना। जब आप क्या कर रहे हो, न्यूसेंस पब्लिक प्लेस के विरुद्ध कर रहे हो, पब्लिक के विरुद्ध, तब पब्लिक न्यूसेंस हो गया। प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह को आप प्रभावित कर रहे हो, सीमित होना चाहिए, ठीक है। ओके, कानूनी उपाय क्या है? पब्लिक न्यूसेंस हमने देखा कि टॉर्ट में तो है ही, साथ ही साथ IPC की धारा 268 में भी था, इसलिए आपराधिक और दीवानी दोनों हो सकता है। बट प्राइवेट न्यूसेंस केवल दीवानी उपाय है, ठीक है, सिर्फ टॉर्ट में ही हम जा सकते हैं। अधिकार क्या होना चाहिए? पब्लिक न्यूसेंस में हमने देखा सार्वजनिक प्लेस के विरुद्ध है, पब्लिक प्लेस के विरुद्ध है, तो सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। जबकि प्राइवेट न्यूसेंस किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध हो रहा है तो प्राइवेट राइट्स का या निजी अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। उदाहरण देख लो, सड़कों पर अतिक्रमण, पड़ोसी के घर पे शोर मचाना या कुछ भी करना, ठीक है। विशेष प्रकार के उत्ताप, ये वाला थोड़ा न्यू है, ठीक है, हर जगह नहीं दिखेगा, यहाँ दिख रहा है, देख लेते हैं। दृश्य उपताप, विजुअल न्यूसेंस, किसी व्यक्ति के सामने ऐसा दृश्य उत्पन्न करना जो असहज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूड फोटोज दिखाना, उत्तेजक। किसी के घर के सामने ऐसे गंदी से पोस्टर लगवा देना बड़ा बड़ा, वो घर से निकलते उसको देखो, उसको दिमाग खराब हो जाए, कहीं जाने लगे, है ना, उसको डिस्टर्ब कर दो। सौर उपताप, क्या करना, किसी की शाम को देखो, अगर इलाहाबाद वगैरह में देखोगे, जब हम भी रहते थे, जिस दिन एग्जाम रहता था, अगल बगल जब किसी का प्रोग्राम पड़ता था तो एक हफ्ते तक रात रात भर डीजे बजता था। इतने सारे बच्चे रहते थे, वो सो नहीं पाते थे, उनको दूसरे दिन एग्जाम रहता था, ठीक है, उस शोर के कारण वो सो नहीं पाते थे, ठीक है। तो ऐसा उत्ताप क्या है? नॉइस न्यूसेंस है। और किस में आएगा? पब्लिक न्यूसेंस में आएगा, अगर बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक सिंगल व्यक्ति को किसी सिंगल व्यक्ति को टारगेट करके किसी के घर में बजाया जा रहा है वगैरह, तो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। गंध वाला उपताप मतलब इसमें नॉइसेंस, किसी के घर के बगल लाके कूड़ा फेंक दो, वो व्यक्ति बदबू से परेशान हो जाए, या सड़क पे फेंक दो और पब्लिक आने जाने में बदबू से परेशान हो जाए, ठीक है, ये सब उपताप है। जल उपताप, जल के पानी को प्रदूषित कर दो, ठीक है। उत्पाद के विरुद्ध बचाव के उपाय, अगर कोई न्यूसेंस करता है
तो क्या होगा देखो, यदि उपताप 20 वर्ष तक लगातार होता है तो प्रतिवादी को वादी कौन होता है? जो उपताप कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है। वादी कौन होता है? जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसको सोने का अधिकार हुआ है। लेकिन अगर प्रतिवादी वो उपताप 20 साल से कर रहा है, सड़क के किनारे 20 साल से कूड़ा फेंका जा रहा है, आ जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, 20 साल तक आपने कुछ नहीं बोला, या 20 साल से आपके घर के बगल डीजे बज जा रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, कुछ नहीं बोला, 20 साल बाद आप आके केस कर दिए, तो हो सकता है कि प्रतिवादी को छोड़ दिया जाए, कोई क्षतिपूर्ति वादी को न दिलाई जाए, ठीक। कानूनी प्राधिकरण कौन से हैं? यदि कोई कार्य कानून द्वारा अधिकृत है तो उपताप का दावा अस्वीकार किया जा सकता है। हो सकता है आपकी सड़क के आपके घर के बगल सड़क हो, भले आपका एग्जाम, बट सड़क टूट गई है तो क्या चल रहा है? काम चल रहा है, बुलडोजर लगा हुआ है, सड़क की खुदाई चल रही है ना, खूब आवाज आ रही है, या घर के बगल गार्डन है उसमें घास कट रही, खूब आवाज आ रही है। चूंकि ये सब क्या है, कानूनी कार्य है, ठीक है, तो आप जाकर राज्य के खिलाफ केस नहीं कर सकते, किसको बंद कराइए और हमें क्षतिपूर्ति दिलाइए क्योंकि ये हमारे खिलाफ उत्ताप कर रहे हैं, हम सो नहीं पाए पूरी रात, है ना। जैसे कि हैमर के केस में हुआ था। हैमर के केस में क्या हुआ था कि प्राइवेट एजेंसी क्या कर रही थी, सॉरी स्थानीय जो लीगल एजेंसी थी वो क्या कर रही थी, नाला बनवा रही थी। नाला बनवा रही थी तो भाई बदबू भी आएगी और काम चलेगा तो आवाज भी आएगी। तो एक लोग क्या हुए, जो हैमर थे, इसको बंद करो, बंद नहीं किया स्थानीय निकाय ने, ठीक है। तो हमें चले गए केस की हमको क्षतिपूर्ति दिलाई, हमारे विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, कोर्ट ने कहा कुछ उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए लीगल अथॉरिटी काम कर रही थी, कोई परमानेंट तो चलने वाला है नहीं, या कोई विरुद्ध नहीं चलने वाला, है ना। प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, जब पीड़ित की खुद की गलती हो, जिसके लीगल राइट वादी की खुद की गलती हो, जो केस लेकर गया मुझे क्षतिपूर्ति दो, तब भी उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। या उस कार्य के लिए वादी ने सहमति दिया हो, फॉर एग्जाम्पल बी के घर में शादी है, उससे डीजे बजाना था, उसने वादी से पूछा भैया डीजे लगवा ले, वादी ने कहा लगवा लो। अब बी ने डीजे लगवा लिया, भाई उसके घर में शादी है। अब जाके ये नहीं कहेंगे कि डीजे क्यों लगा लिया, हम सो नहीं पाए, हमको तो क्षतिपूर्ति चाहिए। चलो, न्यायिक उपाय। अभी ऊपर हमने क्या देखा, प्रतिवादी को क्या उपाय प्राप्त है जब उसे क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी भले ही उसने उपताप किया है। अब हम देखेंगे वादी को क्या उपाय है जब प्रतिवादी न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंजंक्शन, निषेधाज्ञा, सीपीसी में भी है और सारे में भी है। क्या करो, जो कार्य कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर शोर मचा रहा है आपके घर के बगल, तो कोर्ट से जाके निषेधाज्ञा ले आओ। निषेधाज्ञा क्या होगी, कोर्ट इनको मना कर देगा, मान लो वाई शोर मचा रहे थे, कोर्ट कहेगा बस वहीं बंद कर दो, इससे आगे आप 1 मिनट अब डीजे नहीं बजाओगे, ठीक है। उत्तापकारी कार्य को रोक देना। दूसरा, हर्जाना दिलाना, वादी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, चाहे उसे डायरेक्टली कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन टॉल्ट का मतलब ही यही है कि जहां लीगल राइट का उल्लंघन हुआ हो तभी आपको नुकसान ही क्षतिपूर्ति मिलेगी, है ना। अगर आपके लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ है तो चाहे आपको करोड़ों का नुकसान हुआ हो, 1 रुपए की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। चलो, उपताप का निवारण करना। समवादी द्वारा उपताप का निवारण, जैसे पेड़ की शाखा काटना, ठीक है। हो सकता है वादी कोर्ट ना जाना चाहे, अब उसके घर के बगल ही आम का पेड़ लगाया और डाल अंदर आ रही थी, पड़ोसी का पेड़ है, वादी ने कहा भैया काट लो, पड़ोसी ने नहीं काटा, तो वादी खुद भी काट सकता है, जैसे हमारे यहाँ गांव वगैरह में होता है, ठीक है, कि अगर हमारे खेत में किसी का पेड़ लटका हुआ है तो हम उसको काट देते हैं, ठीक है। भारत में विधि की स्थिति क्या है टॉल्ट की, तो हमने सॉरी न्यूसेंस की, तो हमने पहले देखा जो पब्लिक न्यूसेंस है उसे सेक्शन 268 में क्रिमिनल रूप भी दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, दंडिक रूप में भी दिया गया है। अगर कोई टॉल्ट में न जाना चाहे तो उसके खिलाफ 268 आईपीसी में कार्रवाई की जा सकती है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस टॉल्ट में ही है, मतलब सिविल रूप में ही विद्यमान है, ठीक है। अच्छा, निष्कर्ष क्या हुआ, तो आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि ऐसे लिखना है ऑन द होल टॉपिक, जो आपने ऊपर लिखा उसकी क्या आप इम्पोर्टेंस समझते हैं, क्या आप उसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो इसको पढ़ के जाना, ठीक है, लिख देना। चलो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन से पहले हम स्टॉप करेंगे। तुम 2 लोग हो ना, 2 लोग अभी नहीं आया हो ना, ओके, ठीक है। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिमोटनेस ऑफ डैमेज, व्हाट आर द टिप्स फॉर डिटरमाइनिंग इट, ओके, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो ये सब याद रखना। रिमोटनेस, रिमोट मतलब क्या होता है, जो दूर की चीज हो, ठीक है।
क्षति की दूरस्थता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और वो फैक्ट क्या है, टेस्ट क्या है जिससे आप इसका निर्धारण करते हैं। तो हमेशा की तरह पर एक बार हम लोग देख लेते हैं होता क्या है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। इसका अर्थ है कि कोई ऐसी क्षति किसी की हो रही हो जिसको सामान्य व्यक्ति नॉर्मली अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, इसका सामान्यतः अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी क्षति के लिए पीड़ित को या विक्टिम को या वादी को जो केस कर रहा है कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी, ठीक है, भले उसके लीगल राइट का उल्लंघन हुआ हो। चलो, दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक क्षति या हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। केवल वही हानि जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो और पूर्वानुमानित हो क्षतिपूर्ति योग्य मानी जाएंगी। ऐसी हानियों की परिकल्पना क्षति की दूरस्थता के नाम से की जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ इतना हुआ कि किसी को कोई क्षति हुई है और वो उसके लिए क्षतिपूर्ति चाहता है। क्षति कैसी हुई है? जाहिर सी बात है लीगल राइट का उसके उल्लंघन हुआ हो, ठीक है। तो कोर्ट क्या कहता है और ये नियम क्या कहता है कि आपको सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी जो उस कार्य के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई के खिलाफ केस लाता है किसी क्षतिपूर्ति के लिए, तो वाई ने जो काम किया होगा उससे आपको डायरेक्ट रूप से क्षति हुई हो, प्लस उस क्षति का अंदाजा लगाया जा सकता हो, ठीक है। ऐसे किसी भी क्षति के लिए जो भले ही वाई के कार्य से हुई हो लेकिन डायरेक्टली नहीं हुई हो या उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। चलो, दूरस्थता का तात्पर्य यह निर्धारित करना है कि कोई विशेष क्षति दोष या अनुबंध उल्लंघन से कितनी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, मतलब जो हानि हुई है वो प्रतिवादी के कार्य से कितनी डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ठीक है। जिस कार्य से आपको हानि हुई है, एक्स को वाई के कार्य से हानि हुई, एक्स के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो जो लीगल राइट का उल्लंघन हुआ वो वाई के कार्य से हुआ। ये कितना वाई का कार्य इनके लीगल राइट के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, उसी हिसाब से क्षतिपूर्ति वाई से एक्स को दिलाया जाएगा। चलो, अगर कोई हानि बहुत ही अप्रत्याशित है या अत्यधिक अप्रत्यक्ष है, टू रिमोट है, ठीक है, तो उसे क्षतिपूर्ति के योग्य नहीं माना जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानहानि, ठीक है। मानहानि पढ़ लेते हैं, बाकी आईपीसी में था फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने वहां पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताया था, ठीक है। आईपीसी वाला अगर तैयार हो फर्स्ट सेमेस्टर वाला तो हो जाएगा, ठीक है। क्या है मानहानि? देखो, मानहानि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो अपमानजनक हो उसके बारे में या उसके किसी रिलेटिव के बारे में जो सच भी ना हो, ठीक है, प्लस सिर्फ एक्स के वाई को कह देने पर वो बात मानहानि नहीं हो जाएगी, चाहे जितनी अपमानजनक हो, जब तक कोई थर्ड पार्टी उस बात को ना सुन ले, याद रखना, ठीक है। एक लोग एक्स थे, वो उर्दू में वाई को लेटर लिखकर खूब गाली देते थे, ठीक है। एक्स को भी उर्दू आती थी, वाई को भी उर्दू आती थी। वाई गया जी के पास, कहा भैया जरा ये लेटर पढ़ना, तो वाई जी ने वो लेटर पढ़ा, वो उर्दू में थी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब वाई ने जाके एक्स के ऊपर केस कर दिया मानहानि का। कोर्ट ने कहा नहीं, एक्स ने तुमको केस लिखा, तुमने वो पढ़ लिया, बात खत्म, तुमने जानबूझ के थर्ड पार्टी को क्यों सुनाया, यहाँ कोई मानहानि नहीं होगी। समझ में आया? अब चलो टॉपिक पे चलते हैं। मानहानि यानी डिफॉर्मेशन एक सिविल अपकृत्य है और साथ ही साथ सेक्शन 411 आईपीसी में भी था, 409 में था शायद, ओके एक बार देख लेना, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला झूठा वक्तव्य, फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिक रूप से कहा जाता है या लिखा जाता है, तो चाहे बोलकर, चाहे लिखकर या प्रदर्शित करके बाई चित्र या किसी भी प्रकार से, जिससे कोई थर्ड पार्टी उस बात को जान जाए या समझ जाए, सामाजिक, व्यवसायिक या व्यक्तिगत क्षति को हानि पहुंचाई जाती है। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई बात बोलकर या लिखकर या किसी अन्य प्रकार से, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी भी उस व्यक्ति की बात को समझ सके, इस व्यक्ति को, कैसी बात जो कि झूठी है, ठीक है। चलो, और
क्या प्रभाव हो उसका, उससे क्या हो जिसके बारे में वो बात कही गई है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वाई की सोसाइटी में स्थिति, सामाजिक स्थिति, समाज में बहुत बदनामी हो, सुने होगा समाज में बड़ी बदनामी होगी, तो सोशल स्थिति में उसके बिजनेस में भी नुकसान हो, व्यवसायिक स्थिति में, या उसकी खुद की व्यक्तिगत क्षति जो उसकी फैमिली वगैरह सब में है, उसे खुद की नजरों में वो गिर जाए, है ना। चलो मानहानि की परिभाषा देख लेते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 499 में, हम सोच रहे 511 के आसपास, 411 कहाँ पहुंच गया। ठीक है, 499 में, 499 में मानहानि है एंड 500 में उसका दंड दिया है। ठीक है, चलो मानहानि को परिभाषित किया गया है आईपीसी के सेक्शन 499 में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, ठीक है, तो दो व्यक्ति हो गए, कोई ऐसा कथन कहता है जो मौखिक हो, लिखित हो या संकेत के रूप में करता है, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, या किसी अन्य प्रकार से, इशारा करके, फोटो चिपका लगा के पूरा वॉल पे किसी भी प्रकार से, तो वो सब संकेत में आएगा। तो 3 प्रकार से क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई कथन करता है, ठीक है, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। कैसी क्षति, समाज में। ऐसे कार्य को मानहानि कहा जाता है। ठीक, मानहानि के प्रकार पहले देखा, लिखित मानहानि, लेबल। एक हम लोग कहावत सुने होंगे, मतलब लोग कहते भैया उनके तो सब, हमको तो इतना बोल रहे, मेरे दिमाग, सॉरी, उनके तो माथे पर चोर का निशान लगा हुआ है, मतलब लेबल लग गया है, 1 नंबर के चोर है। ठीक है, तो क्या हो गया, लिखित मानहानि हो गई हो। ठीक है, यह एक अस्थाई है, जैसे समाचार पत्र, लेख, चित्र आदि में। ऐसी मानहानि जो स्थायी हो, कैसे स्थायी होगी, अगर समाचार पत्र में किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखोगे तो जब तक वो न्यूज़पेपर है सोसाइटी में जिसके जिसके पास है वो पढ़ेगा, उसको परमानेंट रहेगी वो। ठीक है, और ऐसी मानहानि आपराधिक भी होगी, मतलब आईपीसी सेक्शन 499 में भी जाएगी, और दीवानी भी होगी, मतलब टॉर्ट में भी जाएगी। ठीक है, ओके। देखो लिखित वाली परमानेंट क्यों होती, क्योंकि जब तक न्यूज़पेपर है तब तक थर्ड पार्टी उसको पढ़ रही है। ठीक, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल लेटर है, तो ऊपर हमने देखा एक्स ने वाई के खिलाफ किया है, एक्स ने वाई को भेजा, वाई ने पढ़ लिया, जला दिया, कोई मानहानि नहीं हुई। स्लैंडर करना, तुम तो मुझे स्लैंडर कर रहे हो यार, चोरी का आरोप लगा रहे हो, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो ये क्या है, मौखिक मानहानि। यह अस्थायी होती है, जाहिर सी बात है, एक्स ने वाई को बोला, कोई लिखित वो नहीं है, कहीं छप तो गया नहीं वाई के। हाँ, अगर तुरंत किसी थर्ड पार्टी ने सुन लिया तब ये मानहानि होगी। यह दीवानी अपकृत्य है जब तक विशेष हानि सिद्ध ना हो। अगर इससे कोई विशेष हानि, स्पेशल डैमेज नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में या किसी चीज में, तब तक ये टॉर्ट में ही आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो। मानहानि के आवश्यक तत्व, तो सबसे पहला क्या था, कथन होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, हाँ, सबसे पहला क्या था, कथन होना चाहिए। तो कथन का पहला तत्व, तो कैसा कथन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को समाज में नुकसान पहुंचे, और फिर क्या हो, समाज में नुकसान पहुंचने से क्या हो, उसके सामाजिक में या उसके व्यापार में या व्यक्तिगत रूप से वो क्या हो, उसको नुकसान हो। ठीक है, ठीक, कथन कैसा होना चाहिए, झूठा और निगेटिव होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए। मात्र अपमानजनक भाषा प्रयोग करने से मानहानि नहीं होता जब तक प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बार बार गाली देना मानहानि नहीं होता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अरे तुम तो बहुत बड़े चोर हो, मतलब किसी को कैसा शब्द यूज करना और किसी को चोर बुलाना उसकी प्रतिष्ठा को क्या करेगा, असर देगा। ठीक है, ये मानहानि है। उपलैंड का केस, इसको याद रखना। हाँ, नहीं नहीं याद रखनी। अडिफामेटरी, मेरा मतलब है मन कहे तो याद रखना, मन करे तो नहीं। अडिफामेटरी स्टेटमेंट इज वन विच एक्सपोजेज अ पर्सन टू हेटर्ड, कंटेम्प्ट, रिडिकल और लोअर्स हिज रेपुटेशन। इस केस में कहा गया कि मानहानि कथन वह है, मानहानिकारक कथन वह है जिससे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध ऐसा कथन किया गया है, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ दूसरों के अंदर क्या देता है, घृणा पैदा कर देता है। ठीक है, ठीक, इनके पास तो खड़े नहीं होंगे तो ऐसे हैं सब। ठीक है, या लोग उनका उपहास उड़ाने लगे। ठीक है, या इसका स्टेटस में, रिपुटेशन में क्या हो जाए, कमी आ जाए।
बहुत अच्छी परिभाषा है, अगर याद कर लोगे तो परिभाषा लिखने का काम आएगी। ठीक, दूसरा क्या है, पहले हमने देखा कथन था, है ना, कथन के तत्व देखे, कथन कैसे होने चाहिए, अपमानकारक होने चाहिए, झूठे होने चाहिए, है ना, प्रतिष्ठा में असर डालने वाले होने चाहिए। दूसरा क्या है, कथनवादी के संदर्भ में हो, इसका मतलब जो व्यक्ति केस ला रहा है, वाई के खिलाफ एक्स ने मानहानिकारक कथन किया, वाई का मानहानि हुई है, तो यही केस ला रहा है ना, तो इसी के बारे में मानहानि हुई होनी चाहिए। देखो, दो तरीके से हो सकती है, या तो खुद इसके बारे में हो सकती है, या हो सकता है कोई इसका रिलेटिव था जो मर गया है, फॉर एग्जाम्पल इसका पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, जिससे बहुत अच्छी तरह जरूरत है, या इसके चिल्ड्रन के बारे में, है ना, ये सभी इनडायरेक्टली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा कथन स्पष्ट संकेत रूप से वादी से संबंधित होना चाहिए। यदि कथन से स्पष्ट हो कि वादी के लिए ही कहा गया है, तभी वादी क्या करेगा, क्षतिपूर्ति के लिए दावा करेगा। हट्टन वर्सेस जोनस इंपॉर्टेंट, कैसे याद रखना। A fictional article was mistakenly believed to be about a real person. Even unintentional reference causing harm to reputation can lead to liability. क्यों मैंने बोला ये केस इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा, एक व्यक्ति के बारे में, खूब उल्टा सीधा छपा, ठीक है। सोसाइटी में एक आदमी रहता था, और ये जो आर्टिकल छपा था जिस व्यक्ति के बारे में, इन दोनों का पर्सनालिटी बहुत मैच करती थी, ठीक है, नाम सेम, चेहरा पता लगभग एक जैसा था, ठीक है। इसको नुकसान हुआ, व्यक्ति को, वाई को, इसको रेपुटेशन को नुकसान हुआ, इसको काज हार्म हुआ, ठीक है, समाज में भी, वगैरह वगैरह। तो वाई ने क्या किया, न्यूज़पेपर के खिलाफ केस किया। न्यूज़पेपर ने कहा, अरे भैया, हमने तो जो न्यूज़पेपर छापा था ना, ये तो एक फिक्शनल आर्टिकल था, ठीक है, बस ऐसे इमेजिनरी व्यक्ति के बारे में छापा था, कहानी सच नहीं थी। देखो, ऐसा तुम कभी कभी मूवी देखोगे तो वहां लिख के आता है ना, या टीवी प्रोग्राम में कि प्रस्तुत पात्र काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध एकमात्र संयोग कहा जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो इसी को इसी 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 के का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। कोर्ट ने कहा, भले आप कह रहे हैं ना कि फिक्शनल आर्टिकल है, बट उससे किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, अनइंटेंशनल रूप से, ना चाहते हुए भी नुकसान हुआ है, आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। चलो, क्योंकि उस न्यूज़पेपर ने नीचे ये नहीं छापा था कि प्रस्तुत पात्र काल्पनिक, किसी का नाम और फोटो यूज करोगे, सिर्फ छापने से आप नहीं बच जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रामायण बनाया मूवी, और राम जी के बारे में सब बता रहा है, हाँ? और पिछले दिन प्रस्तुत पात्र फिक्शनल है और कुछ उल्टा सीधा बता दे, तो वो बच नहीं जाएगा इससे। चलो, पब्लिकेशन कैसा होना चाहिए, कथन होना चाहिए। दूसरा, कथन मान हानिकारक होना चाहिए। तीसरा, कथन का क्या होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। देखो, हमने पहले ही कहा कि अगर एक्स वाई को लेटर लिखता है, वाई जानता है, कोई मानहानि नहीं होगी, जब तक कोई थर्ड पार्टी उसको न जान जाए। तो थर्ड पार्टी कैसे जानेगी, जब कथन का प्रकाशन होगा। प्रकाशन चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे वाई जाके खुद ही दिखाए, या थर्ड पार्टी को कहीं लेटर गिरा मिल जाए, है ना। चलो, कथन को देखो, और एक चीज और यहाँ याद रखना है कि जो थर्ड पार्टी हो ना, वो वाई को जानती हो। भाई, जो कोई हमारे बारे में जानता हो, जो जिसके फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं, उसके सामने मेरा रेपुटेशन है, ठीक है, उनके खिलाफ सामने अगर कोई मेरी बेइज्जती करेगा, तभी तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर कहीं 500 किलोमीटर दूर 25 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई कहानी सुना के चलाया, वो 25 बच्चे मुझे जानते ही नहीं है, तो मेरे रेपुटेशन में कभी थोड़ी आएगी, मुझे तो पता ही नहीं है, ना वो मुझे जाने ना मैं उन्हें जानूं। चलो, कथन को किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, वादी और प्रतिवादी के अलावा। यदि कथन सिर्फ वादी को ही बताया गया हो तो मानहानि नहीं होगी, जिसके खिलाफ मानहानि हुई है, अगर सिर्फ उसी सॉरी जिसकी मानहानि हो रही है सिर्फ उसे ही कथन बताया गया हो, तो कोई मानहानि नहीं है, ठीक है। कोई तीसरा व्यक्ति जो वादी और प्रतिवादी, जो वादी को जानता हो, उसी के खिलाफ मानहानि होगी, ठीक। ओके, देखो, ये वाला केस अभी जस्ट मैंने बताया था, कहाँ गया, महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद,
आई थिंक हरिनंदन था यहाँ पे, हरिनंदन है, ठीक है। हरिनंदन की जगह हरिनंदन लिखा है, हरिनंदन होगा यहाँ पे, ठीक है। महेंद्र राम वर्सेस हरिनंदन राम या हरिनंदन राम 1958। तो भैया नाम देखो यहाँ पे, नाम भले हिंदी में है बट लेटर उर्दू में लिखा था। बट इसमें थोड़ा सा फैक्ट अलग है। क्या हुआ, हरिनंदन ने रामनंदन को उर्दू में लेटर लिखा, रामनंदन को खूब उल्टा सीधा बोला। रामनंदन को उर्दू नहीं आती थी, ये गया थर्ड पार्टी के पास, उससे लेटर पढ़ाया और उसमें खूब उल्टा सीधा लिखा था, थर्ड पार्टी को भी सब पता चल गया। कोर्ट ने कहा देखो, अगर रामनंदन को उर्दू आती होती और तब वो जाके थर्ड पार्टी से पढ़ाता सिर्फ ताकि हरिनंदन के खिलाफ केस कर सके, तो कोई केस नहीं बनता। बट यहाँ थर्ड पार्टी ने उस चीज को पढ़ लिया है, क्योंकि रामनंदन को उर्दू नहीं आती थी, इसलिए मानहानि का केस बनेगा। फाल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट। चौथा, कथन जो किया गया था वो झूठा होना चाहिए, ठीक है। अगर सत्य कथन की बात की गई है तो सत्य कथन मानहानि में नहीं आएगा। देखो, जब 499 आईपीसी में हम मानहानि की परिभाषा देते हैं तो उसमें 10 ऐसे अपवाद दिए गए हैं जिसमें कहे गए कथन मानहानि नहीं होते, और उनमें से एक ये भी है कि सत्यवाद का कथन मानहानि नहीं होता है, कोई केस नहीं बनेगा, ठीक। अलेक्जेंडर का केस, इस केस में क्या हुआ, पूरा सेंटेंस सही था बट उसमें थोड़ा सा कुछ झूठा मिला के मिक्स कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा अगर आप पूरी बात सत्यवादी बोल रहे हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी कुछ भी इनकरेक्ट करके बोल दे रहे हो चतुराई के मारे कि सामने वाले की क्या कर सको, इंसल्ट कर सको, तो वो क्या होगा, मानहानि होगी। चलो, तो क्या हुआ, कथन हो गया, ठीक है। कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, या कथन, ठीक है, असत्य हो गया। और क्या हो गया, कथन का प्रकाशन हो गया, मतलब किसी थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता होना चाहिए। चौथा, कथन सत्य नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो, इस कथन से जो भी हुआ है, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये कथन किया गया था उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान। देखो अभी हम सिर्फ परिभाषा जो पढ़े थे उसी उसी को तोड़ तोड़ के एलिमेंट सारा बना है, फिर हर एलिमेंट को हमने एक्सप्लेन करके केस दे दिया है, ऐसे ही आंसर तैयार करना है, ठीक। वक्तव्य से समाज में वादी की प्रतिष्ठा में गिरावट आना चाहिए। जिसके खिलाफ केस कथन किया जा रहा है उसकी प्रतिष्ठा समाज में गिरे, व्यक्ति को हंसी का या तिरस्कार का, घृणा या बहिष्कार का सामना करना पड़े सोसाइटी में। Subramaniam Swamy versus Union of India 2016 Supreme Court upheld the constitutional validity of criminal defamation, emphasizing protection of one's reputation under Article 21. सुब्रमण्यम स्वामी केस जो 2016 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल मतलब 499 आईपीसी में जो मानहानि है उसकी लीगलिटी को एकदम क्लियर करते हुए, विधिक आधार क्लियर करते हुए कहा था कि जो रेपुटेशन होता है, ठीक है, जो किसी का मान सम्मान होता है, वो आर्टिकल 21 के अंदर हमारी प्रतिष्ठा, जीवन और प्रतिष्ठा के अधिकार में आता है। देखो, प्रतिष्ठा तो सीधी सी बात है, जीवन और प्राण का अधिकार है उसमें, है ना। प्रतिष्ठा तभी रहेगी जब हमारा मान सम्मान रहेगा। इसका मतलब कोई अगर हमारी मानहानि करता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, ठीक है। 499 अंतर्गत आईपीसी। अपवाद देख लो, ठीक है। तो हम आई थिंक ये आईपीसी के 10 अपवाद होंगे जो है यहाँ पर टॉर्ट में भी लागू होंगे, ठीक है। अगर वादी के खिलाफ जो प्रतिवादी ने कथन किया था, ठीक है, वाई के खिलाफ जो एक्स ने कथन किया है, जो बात उसको कही है वो सत्य है, ठीक है, और ये बात प्रतिवादी सिद्ध कर दे, मतलब एक्स सिद्ध कर दे, तो वो दोष मुक्त होगा, उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, ठीक है। फेयर कमेंट होना चाहिए, निष्पक्ष टिप्पणी होनी चाहिए, ठीक है। जो टिप्पणी वो कर रहा है वो फेयर होना चाहिए, किसी से घृणा इत्यादि के भाव में नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। विशेषाधिकार, मान लो कि कोई झूठ भी बोल दिया, ठीक है। देखो, विशेषाधिकार क्या होता है कि जब आप कोई काम करो फिर भी आपको दंड ना मिले, तो एक होता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, जैसे सांसद, पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं हमारे, उनको मिलता है, एमएलए वगैरह को या एमपी वगैरह को, ठीक है।
अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान हमारे सांसद लोग कुछ बोल देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलती, ठीक है। और क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या है? क्वालिफाइड प्रिविलेज हर व्यक्ति को मिलता है जब उसके द्वारा कोई बात कही गई हो, वो गुड फेथ में कही हो या सामाजिक हित में कही गई हो, तो वो मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राजगोपाल वर्सेस State of Tamil Nadu 1994, a public official's private life is protected unless there is a matter of public record or concern, ठीक है। भारतीय इंडियन कॉन्सेप्ट में डिफॉर्मेशन क्या है? तो सेक्शन 499 पहले हमने एक बार देखा था ऊपर, जो मैंने 409 बोल दिया था, और बोलता 500 इसका दंड दिया गया है। तो सेक्शन 500 इनएक्विसी, मानहानि के लिए कितना, देखो 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है और 10 ऐसे अपवाद दिए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर कोई कार्य किया जाता है तो मानहानि नहीं होगा, ठीक। चलो, और 500 में मानहानि की सजा दी गई है जिसमें 2 अधिकतम, देखो अधिकतम का क्या मतलब होता है कि 2 वर्ष से ज्यादा का कारावास नहीं दिया जा सकता, कम दिया जा सकता है। कम कितना? 1 दिन का भी दिया जा सकता है, ठीक है। या जुर्माना हो सकता है कि कारावास बिल्कुल ना दे, फाइन दे दें, और यह हो सकता है कि दोनों दे दें, ठीक है। सिविल लॉ में मानहानि का है तो जाहिर सी बात है टॉर्ट में है, ठीक है। मॉनेटरी डैमेज की मांग की जा सकती है, ओके। MC Mehta versus Union of India court held that freedom of speech is not absolute and is subjected to defamation law. कोर्ट ने कहा कि देखो XY के खिलाफ कुछ बोल रहा है, Y की मानहानि हो रही है, तो X जाकर बोलता है अरे मैं तो चाहे जो बोलूं, मुझे तो बोलने की आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्त की आजादी है। कोर्ट ने कहा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानहानि कानून के अंतर्गत आती है। मतलब आप चाहे जितना बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते। और देखो कहां से कॉन्सेप्ट आएगा, जब आप आर्टिकल 19(1) पढ़ोगे ए से लेकर जी तक, तो उसके बाद आर्टिकल 19(2) से लेकर 5 आई थिंक 6 तक है, वहां पर इसके सारे अपवाद दिए हुए हैं कि किन परिस्थितियों में आपके इन सारे अधिकारों को, व्यापार के, व्यक्ति की, संघ बनाने की इत्यादि की जो राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है। मानहानि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चलो आई डोंट थिंक पूछेगा तो इस पे हम लोग नहीं जाते, क्वेश्चन नहीं करेंगे। निष्कर्ष फिर से, जो भी ऊपर आपने समझा उसका इम्पोर्टेंट एंड शॉर्ट नोट्स आप लिख दो। इतना ही, अगली क्लास हम लोग कल करते हैं, ओके। आज के 3 ही क्वेश्चन है, तो कल के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तब तक आप ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना, और ठीक है, और क्लास सब्सक्राइब भी कर दो मन करे तो। और बाकी सब बाहर वाले तो कर देते सब्सक्राइब, अपने स्टूडेंट नहीं करते हैं। चलो छोड़ो, क्या होगा।